रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा, हाँ इसी की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये कहा कि है ना, हमें रिलेशन किसमें निकालना है, ग्लूकोज में और मैनोज के बीच में। तो यार मैं शुरू से थोड़ी ड्रॉ करूंगा, तो मैं क्या करूंगा उसके अंदर, तो देखो मैं क्या करूंगा कि है ना, कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूँ, कुछ तरीके फॉलो कर रहा हूँ। देखो है ना, जो रूल्स होते हैं ना, मतलब रूल्स नहीं, ट्रिक्स होती है एक तरीके से। तो आपको क्या करना है कि पहले ही समझना है कि ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म, डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज। पहली बात हो गई। तो आपने कहा कि सर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो हमें चाहिए डी ग्लूकोज, राइट। अब अगर मैं डी ग्लूकोज की बात करूं, तो डी ग्लूकोज के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है कि डी ग्लूकोज में आपको डी फॉर्म फॉर्म करनी है। तो क्या ये डी फॉर्म होती है, CHO CH2OH एंड OH एंड H। बोलो भाई, क्या ये डी फॉर्म क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट। अब क्या करो कि 1 to 8 नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लिया। अब इस नंबर के मिडिल पॉइंट पाइए। तो बताओ इस नंबर का मिडिल पॉइंट क्या ये होगा? यस सर। अच्छा, अब इस मिडिल पॉइंट से आप देखिए, जो मेरा ग्लूकोज था उसको हमने क्या नंबर दिया, बोलो। 3 3 3। तो बताओ 3 लेफ्ट में है या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट। लेफ्ट में। तो आपको लेफ्ट की तरफ जाना है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट की तरफ जाकर के एक एच लगा देना है, क्लियर? बोलो बेटा। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए नंबरिंग वाला। देखो देखो, आप मेरी बातों को पहले ध्यान से समझो एक बार, कि हम गेम कैसे खेल रहे हैं। हम गेम खेलते हैं कि यार सबसे पहले डी फॉर्म या एल फॉर्म। तो डी और एल फॉर्म किससे डिफाइन करते हैं, सेकेंड लास्ट कार्बन से, यस और नो? यस सर। ठीक है ना। सेकेंड लास्ट कार्बन का ओएच राइट हैंड साइड में, तो फॉर्म कौन सी बनेगी, डी फॉर्म। डी फॉर्म। तो डी फॉर्म तो हमने क्लियर कर लिया। क्या इसमें ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है? यस सर। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा कि अब आपको बाकी के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 to 8 नंबर लिख लेना है। 1 to 8 नंबर लिख लिया आपने। 1 to 8 नंबर लिखने के बाद उसके मिडिल पॉइंट पे पहुंच जाइए आप। तो मिडिल पॉइंट पे पहुंच गए, बोलो। यस सर। मिडिल पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप उससे, है ना, आपके नंबर की तरफ मूव करेंगे। तो मेरा नंबर जो था वो किधर पड़ रहा था, लेफ्ट साइड में। तो आप लेफ्ट साइड में गए, तो आपको अगले कार्य सेंटर को ड्रॉ करना है और लेफ्ट साइड में जाकर क्या लगा देना है, एच लगा देना है, क्लियर? यस सर। सर, अच्छा, हाँ बेटा बोलो। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। क्या हो गया बताओ, ये तो हमने लास्ट क्लास का बताया था इसके बारे में तो भैया, यस सर, यस सर, हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ये अब बात करिए आगे फिर से। अब मैंने कहा कि मुझे 1 2 3 4 का मिडिल पॉइंट पकड़ना है। तो बताओ 1 2 3 4 का मिडिल पॉइंट क्या होगा, सर 2। 3 के मिड में। ये होगा। अब बताओ इस मिडिल पॉइंट से मेरा जो ग्रुप है, नंबर है, वो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में है? राइट हैंड साइड। तो राइट राइट। हैंड साइड राइट में हैंड साइड। आपको राइट राइट। पड़ेगा। तो यानी कि अगली लाइन जब आप लिखोगे तो उसमें राइट हैंड साइड में क्या लगा दो, एच लगा दो, क्लियर? सर, ये वाली बात फिर से बता दीजिए। जैसे यार हर बार आपको मिडिल में जाना है, और मिडिल से फिर आप अपने नंबर की तरफ जैसे जाओगे ना, तो जिस नंबर की तरफ जाओगे उस नंबर की तरफ आपको क्या लगा देना है, एच। जैसे यहाँ मिडिल पे है, इस मिडिल पॉइंट से आप कहाँ गए थे, लेफ्ट की तरफ, और फिर राइट की तरफ, तो राइट यस। में जाकर क्या लगा दो, एच लगा दो, बस बात खत्म होगी। फिर यस। इसका मिडिल पॉइंट यहाँ होगा, ये तो नो। और बताओ इससे थर्ड किधर आ रहा है, राइट में या लेफ्ट में? राइट। लेफ्ट साइड। लेफ्ट, लेफ्ट। लेफ्ट। तो लेफ्ट में जाके लगा दो, बोलो, एच लगा दो। अरे यार ये सुनो, समझ गए सर। अब बताओ क्या बाकी ग्रुप सेट कर देंगे, क्या यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH लगा दोगे? और ये चेक कर लो क्या ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है? यस सर। अच्छा, अब आप ड्रॉ करो मैनोज का स्ट्रक्चर, करो ड्रॉ स्ट्रक्चर मैनोज का। मैनोज का नंबर क्या है?
सर 4 4 नंबर 4 4 ट्राई करिए आप, खुद ड्रॉ करिए जल्दी से, बिना सर पीछे ड्रॉ करिए। सर डी फॉर्म ना। हाँ डी डी मैन बिल्कुल डी फॉर्म, सभी लोग डी डी फॉर्म फॉर्म करें उसकी। हम आपको इतनी ट्रिक बता देंगे ना, इतनी ट्रिक बता देंगे, अगर आपको कोई भी ट्रिक देगा तो आप निकाल ही लोगे। और ट्रिक क्या थी, मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाई थी एपीमस की, कि ट्रिक ये थी कि सामने से सामने, सामने से सामने, आपको तो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सामने C2 से सामने एपिमर कौन से एपीमस थे, C2 एपिमर C2 एपीमस थे, है ना। 1 3 2 4 5 7 C3 6 8 C3 एपीमस है, C3 C3 एपीमस है। और लास्ट कौन सा था कि यार 1 5 C4 या C4 7 C4 एपीमस है, 1 2 6 या 4 8 C4 एपीमस है। और इसके अलावा और कोई एपीमस बन ही नहीं सकते हैं। तो अगर एपीमस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही एपीमस पूछेगा, या तो C2 या तो C3 या C4, नाम यही रहेंगे आपके सामने। तो बताओ क्वेश्चन तो तुम्हारा फिक्स हो गया ना यार। यस बोलो भाई, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर यस सर चलिए अब देखो क्या हुआ था। अब तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। एनोमल एनोमल क्या मतलब होता है? साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट, cyclic carbohydrates which have one chiral carbon is different. Cyclic carbohydrates which have one chiral carbon is different is known as what? Anomer. ठीक है, समझिए ढंग से कि क्या मैंने जो बोला है वो सही बोला। अच्छा, अपने पैकेज में एक ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। हुआ क्या है देखो ध्यान से, ये रहा आपके पास में CHO, यहाँ रखा है CH2OH, OHH, OHH, HOH एंड OHH, ये है। अब इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखना है मुझे, तो साइक्लिक फॉर्म में कैसे लिखूंगा? देखो ध्यान समझिएगा, ये 1 है कार्बन, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो मैंने 5th कार्बन के ऑक्सीजन को 1st कार्बन के साथ ऐड कर दिया। तो स्ट्रक्चर देखिएगा कैसे बना रहा हूं मैं। दिस वन OH OH H OH H CH2OH, काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6। 1 और 5 के बीच में मैंने ऑक्सीजन को जोड़ा है, 1 और 5 के बीच में, इसके बीच में मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया है। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा H, यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा OH और यहाँ लगेगा H। एक तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है, एक तो ये फॉर्मेट हो गया। दूसरा ये है, दूसरा ये है, दिस वन, यहाँ OH है, यहाँ H है, OH H OH H CH2OH H OH H। अब आप खुद चेक कर लो, खुद चेक कर लो कि कौन सा कार्बन इसका चेंज है और कौन सा कार्बन चेंज नहीं है। तो आप चेक करोगे ना, तो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला पहले नंबर वाला कार्बन, बस यही चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। चेक कर लो आप, बोलो भाई। सर
हाँ बेटा, सर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन एक बार फिर बता दीजिए। स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन पे मतलब क्यों फोकस कर रहे हो आप? जानते हो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में मत जाइए अभी आप, है ना। देखो होता क्या है, समझिए ध्यान से। जैसे मान लो कि ये आपके पास में सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ क्या रखा हुआ है, एच रखा हुआ है, ये एल्डिहाइड है। मैं इस एल्डिहाइड को ध्यान समझिएगा कैसे लिख रहा हूँ, मैं इस एल्डिहाइड को ऐसे लिख रहा हूँ, इस तरीके से, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। फिर क्या किया मैंने कि यहाँ क्या लिखा, सी एच टू ओ एच, यहाँ लिखा ओ एच एच, यहाँ लिखा ओ एच एच, यहाँ लिखा एच ओ एच और यहाँ लिखा ओ एच एच। अब मैं इसके अंदर बेस लिखाया, बेस, बेस जो होता है ना उसकी एक टेंडेंसी होती है एच प्लस एंड निकालने की। अब आप पूछोगे कि सर हाँ एच निकालिए अब, तो मैं एच कहाँ से निकालूंगा, ध्यान समझिएगा। मैं क्या करूंगा कि एच प्लस एन जो है, एक सेकंड को गड़बड़ हो जाएगा यार, बेसिक मीडियम में ना लो रिएक्शन को, एसिडिक मीडियम में ले लो, एसिडिक मीडियम में ले लो। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो प्रोटोन होता है, प्रोटोन की टेंडेंसी होती है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो ऑक्सीजन के पास क्या दिखाई दे रहा है आपको, लोन पेयर एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के पास। तो ये H प्लस एन क्या करेगा, इसके ऊपर जाकर के अटैक करेगा, ठीक। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बनाएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ लगेगा H, यहाँ लगेगा पॉजिटिव, और यहाँ बनेगा आपके पास में सी एच टू ओ एच, ओ एच एच, ओ एच एच, एच ओ एच एंड ओ एच एच। बताओ भाई, क्या यहाँ तक पहले मेरी बात समझ आई आपको? यस सर। आप समझिए ध्यान से। अब क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यार वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, ओ सॉरी, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त थोड़ी करेगा। तो वो क्या करेगा, वो इस पाई बॉन्ड को ही ब्रेक कर देगा, वो इसको तोड़ देगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, बताइएगा ध्यान से, बताना ध्यान से। यहाँ लिखा है सी, है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एच ओ एच, है ना, यहाँ पर है सी एच टू ओ एच, एच ओ एच एच एंड एच ओ एच। बताओ भाई, ये समझ आई बात कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। अब जानते हो क्या होगा, अब क्या होगा, हर मॉलिक्यूल्स सिक्स मेंबर रिंग में फिजिबल होता है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो सिक्स मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा फिजिबल होता है, मतलब स्टेबल ज्यादा होता है सिक्स मेंबर रिंग के साथ। थ्री में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है ना। थ्री के बाद फोर में आता है, फोर के बाद फाइव, और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सिक्स मेंबर रिंग में। तो इस कंडीशन में इस कार्बन को इतना परेशान देख करके, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, इसका लोन पेयर, इसी का लोन पेयर, केवल सेकंड लास्ट कार्बन का लोन पेयर यहां जाकर के अपना लोन पेयर दे देता है। ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो जब इसने अपना लोन पेयर दिया तो ये स्ट्रक्चर देखना कैसा दिखाई देगा आपको। मैंने लिखा H, यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा OH, और यहाँ क्या था, HOH, यहाँ कौन था, HOH, यहाँ कौन था, OHH, और यहाँ क्या है, H, इसके बीच में O आ गया, इसने अपना लोन पेयर दिया, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ कौन है, CH2OH। बताओ क्या यहाँ तक मेरी बात आप समझ में आ गई? यस सर समझ। आप सुनते जाना। अभी क्या हुआ, क्योंकि H प्लस आयन तो क्या था, कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये H प्लस आयन वापस बाहर आ जाएगा यहाँ से टूट करके। बताओ, जैसे H प्लस आयन बाहर आएगा, क्या तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखना, H C O H, CH2OH, H, और यहाँ जोड़ दिया मैंने इसके बीच में O, और यहाँ जोड़ दिया OH, H, H, OH, OH, H। बोलो भाई, क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो, अरे सुनो,
नहीं सुनाई बात? अरे यार ये तो नो बोलो ना। Yes, sir. और जो इस बॉक्स के अंदर है, काउंटिंग करके देख लो आप, हमने काउंटिंग यहाँ से करी थी स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6, तो जो इसमें से यहाँ तक पहुंचे हैं उसमें काउंटिंग तो यहीं से रहेगी, 1 2 3 4 5 6। तो चेक करो 1 और 5 के बीच में ओ लगा हुआ है, और जो बॉक्स के अंदर है उसको रिंग के अंदर नीचे रखना है। तो पहले तो मैंने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये बना लिया, और इस बॉक्स में जो इसमें अंदर थे, जो इस बॉक्स में अंदर थे, उनको कहाँ रखना है? नीचे। तो यहाँ कौन आएगा? ओ एच, यहाँ कौन आ जाएगा? ओ एच, फिर कौन आ जाएगा? एच, फिर कौन आ जाएगा? ओ एच, और ये सी एच टू एच कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ। उसका भी रीजन होता है क्यों ऐसा होता है, बाकी ग्रुप सेट कर दीजिए, लो बन गया आपका साइक्लिक फॉर्म। तो ऐसे बनाया था मैंने इसको, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? अल्फा डी ग्लूकोज। इसी को नाम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है, जो डी ग्लूकोज था ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट्स में, जो डी ग्लूकोज था वो साइक्लिक फॉर्म में बन गया अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बन गया बीटा डी ग्लूकोज। ये बीटा डी ग्लूकोज बन गया, और अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज व्हाट? एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? एनोमर्स हैं। कुछ मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर। बोलो भाई, क्या आप सभी लोगों को समझ में आई बात? आप ऐसे ध्यान रखो कि साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव वन कायरल एटम इज डिफरेंट इज नोन एज व्हाट? एनोमर्स। इसी को क्या बोल देते हैं? एनोमर्स बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। चलिए अब देखो गेम आ गई कहानी का। अब देखो गेम कहाँ, और क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं इसके अंदर। देखो अब क्या है कि हम कुछ और स्पेसिफाइड है ना डेफिनेशंस की बात करते हैं। ये डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा है ना, इनमें ज्यादा क्या है ना, परेशानी होती है मतलब बच्चों को। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है कि एक वर्ड आता है स्टीरियो सेंटर। वर्ड क्या है? स्टीरियो सेंटर। याद है एक मैंने शुरू में पढ़ा था कायरल सर सेंटर। वॉइस नहीं आ रही आपकी। वॉइस नहीं आ रही। Yes, sir. सर वॉइस चली गई। आ जाएगी बेटा, एक सेकंड को। हेलो, अब आ रही है? यस हाँ बेटा, याद करो मैंने आपको एक वर्ड वर्ड पढ़ाया था कायरल सेंटर। याद आ रहा है आपको? हेलो, हेलो, यस सर। आगे नेक्स्ट हेडिंग है स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर, एक बार बताओ, मैंने तुम्हें एक वर्ड पढ़ाया था कायरल सेंटर। याद आ रहा है? कायरल सेंटर यस सर। यस सर। क्या होता था? कायरल सेंटर सर sp3 hybridization and all group different। सारी वैलेंसी अलग एस्पेक्ट थी। हाँ, सारी वैलेंसी डिफरेंट sp3 के साथ, तो वो कायरल सेंटर था। अब बात करते हैं स्टीरियो सेंटर। ध्यान समझिएगा। बताओ, हम स्टीरियो आइसोमर्स ही तो पढ़ रहे हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स कहाँ से स्टार्ट हो गया था? ज्योमेट्रिकल से। तो अगर यस सर। किसी अगर किसी कार्बन के एटम को, ध्यान समझिएगा, अगर किसी कार्बन के एटम को बदलने से कोई नया आइसोमर्स जनरेट होता है ना, तो ऐसे सेंटर को आप लोग स्टीरियो सेंटर कहेंगे। क्या बोला? द एटम, ध्यान समझिएगा, इसमें इसमें बहुत बच्चा गलत करता है। द एटम, एटम वेयर बाय changing changing two groups
टू ग्रुप a new stereoisomer, a new stereoisomer is formed. Is formed. Then it is called stereo center. Stereo center. Then it is called what? Stereo center. ध्यान समझिएगा कि मैंने क्या बोला कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स में किसी एटम को चेंज करने से नया आइसोमर बन सकता है, स्टीरियो का नया आइसोमर, याद रखिएगा स्टीरियो का नया आइसोमर, तो आप उस सेंटर को क्या बोलोगे? बोलो स्टीरियो सेंटर। क्लियर? अब समझिए ढंग से। मैंने ये कहा कि एग्जांपल रखिएगा, ये दो कंफ्यूजन कहाँ होता है, अब बात करने के तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने कहा कि आप देखो ऐसा है कि जैसे मान लो कि ये प्लेन है, अभी प्लेन है, प्लेन पे है, यहाँ CH3 है, यहाँ Cl है, यहाँ आपके पास में OH है और यहाँ आपके पास में H है। अब मैंने है ना क्या करा, किसी एक एटम को एक्सचेंज कर दिया, मैंने OH को H के साथ एक्सचेंज कर दिया, OH को H के साथ एक्सचेंज किया, तो ये बन जाएगा भाई। बताओ यहाँ कौन आ जाएगा? OH और यहाँ कौन आ जाएगा? H। एक्सचेंज कर दिया भाई। ये सुनो, ऐसे एक्सचेंज कर देते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो इसको ऐसे एक्सचेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं H और यहाँ कर देते हैं OH। तो अगर आपने ये एक्सचेंज किया तो नया आइसोमर बन रहा है क्या? चेक करिएगा, क्या नया आइसोमर बन गया? क्या ये 1 था? सॉरी, क्या ये 1 है? क्या ये 2 है? और क्या ये 3 है? बताओ 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या ये F है? यस सर। और 1 2 3 बताओ 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज, तो यार है। तो क्या अगर आपने एक एटम को एक्सचेंज कराया तो क्या नया आइसोमर जनरेट हो गया? बोलो भाई। यस सर। तो क्या इस सेंटर को जहां से ये नया आइसोमर बना है, इसको हम क्या कह सकते हैं? बताओ। स्टीरियो सेंटर। अब देखना ध्यान से, अब ये तो समझ में आ गया आपको, यानी कि एक कायरल सेंटर एक स्टीरियो सेंटर बनता है। ये सर क्लोरीन क्या हुआ? अरे यार मैंने क्या कर दिया इसमें तो। सर क्लोरीन एक्सचेंज नहीं हुआ। एक सेकंड मैंने कुछ गलती कर दी ना। यहाँ Cl आएगा और यहाँ क्या आएगा? OH आएगा। तो 1 2 3 ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा और 1 2 3 देखो कैसे आर। ठीक है भाई। तो हाँ आप समझो, तो मैं यानी कि मैं ये बोल दूं कि एक कायरल सेंटर है ना कैसा बिहेव करता है? एक स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव करता है। बोले सुनो, आप बताओ ना, क्या एक कायरल सेंटर क्या एक स्टीरियो सेंटर की तरह बिहेव कर सकता है? ठीक, समझिए ध्यान से। अब प्रॉब्लम कहाँ है वो समझो। मेरे पास क्या है कि एक मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड C एंड CH3 और यहाँ H है। अब समझिए ध्यान से, मैंने कहा बताओ एक समय कितने स्टीरियो सेंटर है?
क्या पूछा मैंने, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है? तो ध्यान समझो, मैंने पहला चेंज जो किया है वो इस कार्बन पे किया है, इस कार्बन पे। तो बताओ, इस कार्बन को अगर मैं बदलता हूँ, इस कार्बन के एटम को मैं बदलता हूँ, तो क्या मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा? ध्यान से बताइएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। क्या इस एटम को एक्सचेंज करने से क्या ये एक नया आइसोटोप बना रहा है? बताओ भाई, बोलो भाई, ये कैसा था? ये सिस था, और ये क्या है? ट्रांस है। ट्रांस। ट्रांस। क्या ये नया आइसोटोप नहीं है क्या एक? बोलो, अरे ऐसा नो। यस सर। और क्या ये स्टीरियो का पार्ट है? अभी ज्योमेट्रिकल में तो स्टीरियो का ही पार्ट होता है, yes? यस सर। ठीक है ना? तो सिस कन्वर्ट हो गया ट्रांस के अंदर। तो एक कार्बन को आपने बदला, एक मतलब एक कार्बन के एटम को आपने एक्सचेंज किया, तो ये एक स्टीरियो सेंटर हो गया। अब समझिए ढंग से, ये स्टीरियो सेंटर है। अच्छा, अब मैं कहूं कि अब मैं इसको नहीं बदलूंगा, मैं इस कार्बन को बदलूं, तो इस कार्बन को बदलने से क्या दूसरा आइसोमर बन रहा है? एच सी एच यस सर। थ्री ट्रांस। CH3 और H, ये भी तो ट्रांस बना रहा है। तो अगर आप ऑप्टिकल की बात कर रहे हो, तो एक कायरल सेंटर एक स्टीरियो सेंटर से बिहेव करता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप GI की बात कर रहे हो, तो एक डबल बॉन्ड पे दो स्टीरियो सेंटर एग्जिस्ट करते हैं। क्या मेरी बात सुनाई? यस सर। तो ये नोट है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस बात को। तो मैंने नोट लिखा, डबल बॉन्ड double bond where the GI is possible, GI is possible, GI is possible, have have two stereo center, stereo center। बोलो भाई, क्या मेरी बात एग्री कर रहे हो आप? बोलिए। अरे यार, ये सुनो, बोलो भाई, कंफ्यूजन तो बताओ, दोबारा बताओ मैं। आ गया सर। क्लियर? समझ चलिए, गए। चलिए क्वेश्चन करिए आप फटाफट। अब मैंने कहा है कि आपको फाइंड करना है स्टीरियो सेंटर एंड कायरल सेंटर। फाइंड फाइंड स्टीरियो स्टीरियो सेंटर एंड कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। ठीक है, फाइंड स्टीरियो सेंटर एंड कायरल सेंटर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, करो भाई, सॉल्व करो।
यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये एक कायरल सेंटर है ना, ये कायरल सेंटर है और ये पूरा का पूरा एक स्टीरियो सेंटर है। अब जीआई में स्टीरियो सेंटर कितने काउंट किए जाते हैं? 2। 2 तो बताओ, कायरल सेंटर की बात करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1। और One. स्टीरियो सेंटर की बात करूंगा तो आंसर कितने आएंगे? 2. 2 क्या मेरी बात सुना है बेटा? या स्टीरियो सेंटर 3 होने चाहिए? बोलो, 3। क्या मेरी बात सुन आ रही है? 2 और 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करो, बताओ सबसे पहले चेक सर करो। इसमें 3 बता दीजिए। 3 भाई, 2 तो जीआई से ही आ गए और एक ये वाला भी तो है, क्या इसको स्टीरियो सेंटर में काउंट नहीं करोगे? बोलो भाई, अरे यार क्या इसको स्टीरियो सेंटर में काउंट नहीं करोगे यार तुम? 2 तो जीआई से आ जाते हैं, मैंने कहा ना जीआई से 2 स्टीरियो सेंटर कंसिडर किए जाते हैं और एक कायरल कंसिडर किया जाता है, तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? बोलो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, इसके अंदर ये एक कायरल सेंटर है, ओके। बताओ, ये एक कायरल सेंटर है। बताओ, सिक्स मेंबर रिंग यूजिंग डबल बॉन्ड, क्या 6 मेंबर रिंग यूजिंग डबल बॉन्ड जीआई शो करते हैं? क्या 6 मेंबर रिंग No, यूजिंग sir. डबल बॉन्ड ये शो नो करते हैं? सर। नो नो सर। सर। तो अगर यूजिंग डबल बॉन्ड जीआई शो नहीं करता है तो यहाँ यहाँ को हम कंसीडर करेंगे नहीं और यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। यस। तो बताओ, टोटल कायरल सेंटर कितने 2. और स्टीरियो सेंटर कितने? 4. नेक्स्ट देखिए, बताइएगा ध्यान से, ये कायरल सेंटर, ये भी एक कायरल सेंटर है, यहाँ पर जीआई है और 8 मेंबर रिंग यूजिंग डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पर भी जीआई होगा? तो Yes, बताओ, यस sir. सर। टोटल यस सर। कायरल सेंटर कितने? 2. टोटल सॉरी, टोटल स्टीरियो सेंटर कितने? 8। 6. 6. 6. क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बोलो बेटा। Yes, sir. सर कायरल वाले भी तो ऐड होंगे। हाँ, तो 2 इसके हो गए 2, और 2, 2 4 इसके हो गए और 4 2 6. और 2 इसके हो गए तो 62 हुए। यस सर ठीक। क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. हाँ ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। देखो, कायरल सेंटर अभी देना, इन सबकी एप्लीकेशन है अपने पास में, अभी बहुत अलग गेम आ जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्यूडो कायरल सेंटर। अब नेक्स्ट कहानी क्या आ रही है? स्यूडो कायरल सेंटर की। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ रुको, सेंटर भी होता है जो है ना इमेजिनरी है, भाई साहब, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो नेक्स्ट है स्यूडो कायरल सेंटर। स्यूडो कायरल कायरल सेंटर, स्यूडो कायरल सेंटर, ध्यान समझिएगा, एक बार में समझ जाएगा, गारंटेड है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो स्यूडो कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कायरल कार्बन जो कभी, ऐसा कार्बन है ना जो कभी कायरल होगा और कभी नहीं होगा। एक ऐसा कार्बन, ऑप्टिकल का एक ऐसा कार्बन जो कभी ऑप्टिकल एक्सिलेरेशन को करेगा और वो उसी के किसी दूसरे स्ट्रक्चर में ऑप्टिकल एक्सिलेरेशन को नहीं कर पाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, है ना, फिर मैं इसकी थ्योरी दिखाऊंगा। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है कि
एक फॉर्मेट मेरे पास ये है, ठीक है। बताओ इस फॉर्मेट में ये वाला कार्बन कायरल है या नहीं, चेक करो। जल्दबाजी नहीं, आराम से, सभी लोगों को सोचना है, आपको बताना है कि ये जो कार्बन बीच वाला है वो कायरल है या नहीं, बस बोलो बेटा। और जो बोलेगा ना यस, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों। जब तक बोलोगे तब तक आगे बढ़ेगा। ये इन्होंने आंसर दिया है, मेरे ख्याल से इनका आंसर बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, यानी कि ये कायरल है। अब मैंने क्या करा, यस एक और स्ट्रक्चर लिया, यहाँ से देखिएगा आपको मजा आ जाएगा। आप बोलो सर नहीं है। नहीं है सर, दोनों ट्रांस है, क्यों नहीं, दोनों ट्रांस हैं। क्यों नहीं? बोथ आर दो दोनों ट्रांस है। दोनों यस के मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेम है, क्या दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेम है? सेम है। यस सर। दोनों की आईयूपीएसी सेम है, हाँ सेम है। और एक कायरल सेंटर ही था इसके पास, लेकिन एक कायरल सेंटर होने के बाद भी इसको एनेंशियोमस बनाना चाहिए था, लेकिन इसकी एक फॉर्म जो इस वाले फॉर्मेट में है, उसमें तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, एक आर में और एक एस में। लेकिन उसका ये वाला जो फॉर्मेट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चेक करो, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं क्या बोल दिया अभी। जो एक कायरल सेंटर वाली कहानी थी, इसमें दो आंसर आ सकते थे, हो सकता था कि है ना आर भी बन सकता था इसके अंदर और एस भी बन सकता था, इसमें दो कहानी हो सकती है ना। दूसरी कहानी बताओ, ये बताओ कौन सी फॉर्म में है, 1 2 3 कौन सी फॉर्म में है? आर आर फॉर्म में है, सबको दिख रहा है आर फॉर्म में, बोलो। यस यस सर। सर। इसकी तुम्हें ट्रांसफॉर्म दिखा दूं, तो सॉरी आर की अलावा एस फॉर्म दिखा दूं, ये देखो एस, चेक करो, बोलो 1 2 3 4, बताओ। एस तो क्या इस एक कायरल सेंटर से दो फॉर्म और वही मॉलिक्यूल जब इस फॉर्म में आया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ऐसा कार्बन जो किसी एक फॉर्म के लिए ऑप्टिकली एक्टिव और वही किसी दूसरे फॉर्म के लिए ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाए, तो ऐसे कार्बन को हम लोगों ने क्या नाम देना शुरू कर दिया, स्यूडो कायरल सेंटर, स्यूडो कायरल सेंटर। है ना। चलो एक और एग्जांपल समझाता हूँ, एक और एग्जांपल समझना मजा आएगा। देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप आयत निकालोगे ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप कवर कर देंगे। मैंने लिखा CH3OHH OHH एंड OHH एंड CH3। दूसरा लिखा है CH3OHH OHH एंड HOH, इसको कर देते हैं OH और इसे कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं CH3। चलिए जल्दी से बताइए, तीनों कायरल सेंटर के आर बताइए, बताओ सभी लोग जल्दी सॉल्व करें। दोनों क्वेश्चन के तीनों कायरल सेंटर पे आर निकालना है। फर्स्ट वाले में पहला वाला आर होगा और दूसरा वाला, सर पहला वाला एस होगा और आखिरी वाला आर होगा। इन्होंने कहा है पहला वाला एस होगा और आखिरी वाला आर होगा, और अरे बीच वाला सर वो सर एस होगा। जज नहीं। वो जज नहीं कर सर पाओगे। एस होगा। एस है। S। दूसरा वाला सॉल्व करिए, पहला वाला एस एस। दूसरा वाला, अच्छा तीसरा वाला एस एस। एस। तो आपको समझ में आ गया। अगर तुम इस वाले क्वेश्चन को देख रहे हो तो इसमें ये वाला कार्बन थर्ड नंबर वाला कायरल हो रहा है, इसमें ये थर्ड वाला कायरल नहीं हो पा रहा है। तो जो क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसमें आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली थी। तो यार यस और नो,
तो यानी कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये बेसिकली कौन से कार्बन है? दे आर व्हाट? pseudo chiral carbon. स्यूडो कायरल कार्बन। क्या मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं? समझ बोलो भाई, गया सर। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है? यस सर। चलिए थर्ड पहले कार्बन की प्रायोरिटी बता दीजिए सर एक बार। कौन से वाले में? फर्स्ट वाले में प्रायोरिटी बताऊं थर्ड कार्बन की, या सेकंड वाले में बताऊं? सर फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले में बताऊं? बिल्कुल, देखिए देखो मैंने क्वेश्चन चेक नहीं किया है, आप लोगों ने आंसर दिया, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि तुम्हारा आंसर सही होगा, है ना, इसलिए मैंने आंसर चेक नहीं किया है। अब मैं क्वेश्चन को चेक कर ले रहा हूँ। देखो प्रायोरिटी देनी है थर्ड वाले पॉइंट पे, तो क्या ये 1 होगा? बोलो बेटा। और आर और एस, क्या मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक आर एक एस है तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं, और इसमें भी सीआईपी सीक्वेंस रूल काम करता है, और सीआईपी सीक्वेंस रूल कहता है कि आर एस में अगर प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, आर की ज्यादा होगी। आर, R की ज्यादा होगी. क्या इसे 2 बोल दूं और क्या इसे 3 बोल दूं? क्या 1 2 3 रोटेशन क्लॉकवाइज कर क्लॉकवाइज। रहा है? Clockwise. फोर्थ प्रायोरिटी यस। क्यों ये? और हॉरिजॉन्टल लाइन। आंसर उल्टा, तो क्या ऐसा आ गया? Yes. यस सर। क्या यही प्रॉब्लम है इस वाली कंडीशन पे? अगर मैं इस वाले कार्बन पे निकालना चाहूँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 तो बन गया लेकिन 2 डिस्कस डिसाइड ही नहीं होता कर है। पा रहे हो आप। क्या स्यूडो Yes. कायरल सेंटर का केस समझ आ गया आपको? यस यस सर। ओके, तो स्यूडो कायरल सेंटर पे अब बात कर लेते हैं कि मैं कहानी क्या है, कहना क्या चाहते हैं लोग। तो हम कह सकते हैं द एटम और द कार्बन chiral which have group attached to it attached to it have different configuration, different configuration change to a chiral atom and vice versa, उल्टा भी होता है, is called pseudo chiral। बोलो भाई, क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? बोलो भाई। अच्छा, एक एक दो बच्चे है ना अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनका मैसेज आया मेरे पास में, है ना, एक बार ना कोई भी बच्चा है ना जिसको भी ये बात समझ में आ गई हो, एक बार रिपीट कर दे यार कि है ना क्या है इसकी कहानी, शुरू का मतलब क्या होता है, कोई समझा सकता है? इस वाले एग्जांपल समझाइए, इस वाले एग्जांपल से कोई समझाएगा? बताओ। बोलो बेटा, यार कुछ समझा दो यार, हम समझाएंगे। सर स्यूडो कार्बन्स वो होते हैं जो एक एक स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन की तरह एक्ट करते हैं और दूसरे में नहीं करते हैं। इस वाले एग्जांपल में पहले वाले में जो कायरल कार्बन है, थर्ड कार्बन है जो, उस पे एक साइड एस ग्रुप अटैच्ड है और एक साइड आर फॉर्म अटैच्ड है, इसलिए वो कायरल कार्बन बनेगा, क्योंकि उसमें चारों ग्रुप अलग हैं। दूसरे वाले में दोनों तरफ एस है, इसलिए वो कायरल कार्बन की तरह एक्ट नहीं करेगा। परफेक्ट। और दूसरा वाला में क्या हुआ कि वो दोनों सेम ग्रुप होने की वजह से वो कायरल की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कार्बन जो किसी एक फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव
और किसी उसी के दूसरे फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव, किसी एक में ऑप्टिकली इनएक्टिव और दूसरे फॉर्म में ऑप्टिकली एक्टिव, या उल्टा भी हो सकता है। तो ऐसे कायरल कार्बन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो कायरल कार्बन। मैंने 2 एग्जांपल दे रखे हैं, एक ऊपर दिया था, एक नीचे दिया था। नेक्स्ट, फिर और समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ आया तो और बात बताता हूँ। अब बात करता हूँ कि कंडीशन की बात करते हैं कि कंडीशन फॉर स्यूडो कायरल सेंटर क्या होना चाहिए। तो बताओ क्या कंडीशन, चलो मैं कंडीशन लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे परेशान हो रहे हो। हम फिर भी, वैसे समझ में सबको आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं ना आगे भी बताता हूँ। कंडीशन कंडीशन फॉर स्यूडो स्यूडो कायरल सेंटर। कंडीशन फॉर स्यूडो कायरल सेंटर, पहली कंडीशन है कि sp3 hybridized atom which should have two different groups. sp3 hybrid atom which should have which should have two different different चलो, दूसरा पॉइंट ये है, and other two groups and other, टोटल ग्रुप तो 4 होते हैं ना, other two groups are identical. Identical. Having showing geometrical isomers और showing optical isomers। चेक कर लीजिए, ऊपर के दोनों एग्जांपल मैंने ये लिया है, पहला वाला लिया है मैंने ज्योमेट्रिकल की केस के साथ, और दूसरा वाला केस लिया था मैंने ऑप्टिकल के साथ, तभी तो स्टूडियो बना था दोनों के अंदर। बोलिए यस और नो, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन कराता हूँ, देखो आपको बताना है कि कौन सा कार्बन स्यूडो कायरल का है। ठीक, सर सेकंड पॉइंट एक बार दिखा दीजिए। एक समझ में आ गया ना? पहले बताओ भाई, दोनों पॉइंट समझ में आ गए ना तुमको? कोई दिक्कत तो नहीं पॉइंट में? बोलो बेटा। फाइंडिंग 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 टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्रिक, है ना? अगर मॉलिक्यूल क्या है? डिसिमेट्रिक है। इफ केस फर्स्ट, इफ मॉलिक्यूल इज डिसिमेट्रिक।
डिसिमेट्रिक, अगर मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक देन टोटल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 की पावर n, कितना होगा 2 की पावर n होगा, और वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, बताओ वैल्यू ऑफ n इज व्हाट, स्टीरियोजेनिक एरिया। स्टीरियोजेनिक एरिया, है ना। अच्छा स्टीरियोजेनिक एरिया समझ गया ढंग से, अगर स्टीरियोजेनिक एरिया की बात कर रहे हो तो कायरल में तो एक कंसीडर किया जाता है, जीआई में तुम कितने कंसीडर करते हो, 2 कर दोगे ना, बोलो। यस। नहीं ऐसा नहीं करिएगा, क्या करिएगा, डबल बॉन्ड को एक कायरल सेंटर मान लीजिएगा, क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड को एक कायरल सेंटर कंसीडर करिएगा, दोबारा बोलो क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड को एक कायरल कायरल सेंटर कंसीडर करिएगा, बोलो मैंने ऐसा क्यों बोला, देखो एक कायरल सेंटर से 2 आंसर आते थे, और एक डबल बॉन्ड से भी 2 ही आंसर आते हैं, सिस और ट्रांस, और एक कायरल सेंटर से भी 2 ही आंसर आते हैं, तो डबल बॉन्ड को तुम एक कायरल सेंटर मान लो, या कायरल सेंटर को एक डबल बॉन्ड की ट्रीट करा देना, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो मैंने बोला वो सुन लेते, डबल बॉन्ड को एक कायरल सेंटर की तरह मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस बात पे अब अपन पहले से है ना, मैं n की वैल्यू निकलवाना चाहता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा, वैल्यू ऑफ n, क्योंकि आप लोग सब भूल भाल जाओगे अब तक तो पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ n, ये निकालना सिखाता हूँ पहले, बताओ अगर मेरे पास a, यहाँ b है, डबल बॉन्ड c, और यहाँ a है और यहाँ b है, तो बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, बताओ भाई n की वैल्यू कितनी होगी, सर 2। क्या ये जीआई तो कर रहा है, नो सर। क्या ये ऑप्टिकल आइसोलेशन तो कर रहा है, क्या इसके पास पीओएस है, क्या इसके पास पीओएस है, नो सर। नो सर। क्या इसके पास पीओएस है, क्या इसके पास एएओएस है, नो सर। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, यस नो। सर। तो ये पूरा का पूरा एक स्टीरियो सेंटर कंसिडर कर लीजिए, ये पूरा का पूरा एक, मतलब आप इसमें कायरल सेंटर सर्च नहीं करोगे, फंस जाओगे, कायरल सेंटर नहीं है इसमें, ये डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, तो इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो इसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती होगी, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको इस पूरी डबल बॉन्ड मतलब जो क्यूमुलेंस है, इस पूरे को क्या माना गया है, एक कायरल सेंटर, क्या मान लिया पूरा को एक, एक कायरल सेंटर। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1, 1। ठीक है ना, और देखिएगा देखते जाओ आप, जब तक आप कंफर्टेबल फील करो तो कुछ कराता हूँ, ओके चलिए बताइए, ए बी बल्कि ग्रुप है भाई, मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो इसमें भी नो पीओएस नो एओएस है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक कायरल सेंटर, n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, बोलो 1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ लिखा CH डबल बॉन्ड CH, फिर लिखा यहाँ पर CH2 एंड CH3, बताओ n की वैल्यू कितनी, बोलो भाई n की वैल्यू कितनी, क्या ये पूरा का पूरा एक कायरल सेंटर माना जाएगा, यस सर। और क्या डबल बॉन्ड को भी मैंने कहा था एक कायरल सेंटर मान लेंगे, यस सर।
तो n की वैल्यू कितनी? 2 नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा कि CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, बताओ क्या ये इन है, आउट है, इन है, आउट है? तो क्या ये पूरा का पूरा एक कार्य सेंटर मान लिया जाएगा? बोलो यस सर। भाई, पूरा का पूरा एक मान लिया जाएगा कार्य सेंटर? दो आंसर आएंगे क्योंकि इसमें, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा है तो आंसर कितना आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन देखिए फिर से। मैंने लिखा CH3 CH Cl CH OH एंड CH2 CH3। तो बताओ टोटल आइसोमर, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे इसमें? बताओ कितने कार्य सेंटर इसके पास? सर 2। एंड डिफरेंट है, 2। बताओ 2 की पावर 2 लिख दूंगा, बोलो यस भाई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यस 2 की पावर 2 इक्वल टू व्हाट? 4। तो बताओ Four. इसका आंसर कौन कौन है? R R R S S R और S S। बोलो ये सुनो, बोलो भाई क्या सुनो। यस सर। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन? तो ठीक है, यहाँ तक पढ़िएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में, है ना, नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना।